हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद के चोपड़ा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हिंदी में संविधान के नाम से हम सभी जानते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मीनिंग, इम्पोर्टेंस, ईटीसी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की जो कुछ विशेषताएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का जो मीनिंग है, अर्थ है, उसकी इम्पोर्टेंस है, इन सब बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले आइए हम कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है ये समझते हैं, क्योंकि दोस्तों किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसका अर्थ जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अ कंट्री। ठीक है, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क होता है एक कंट्री का। ठीक है, इसको आप बुनियादी ढांचा भी कह सकते हैं। इसमें जुडिशियरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की पूरी डिटेल होती है ना। इस जो जुडिशियरी होती है ना, जो न्याय व्यवस्था होती है ना, जो व्यवस्थापिका होती है ना, इन सब की क्या होती है, इसमें पूरी डिटेल होती है। इसके साथ साथ ही जो सिटीज़न है, उनके राइट्स, उनकी ड्यूटीज़, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, पूरा डिटेल में सभी चीज़ें दी गई होती हैं। और एक बात याद रखना दोस्तों कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी कंट्री का, वो उस कंट्री के आइडियल्स को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री के आइडियल्स को रिफ्लेक्ट करता है ना, दूसरी अदर कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन उनके क्या आइडियल्स है ये शो करता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट करता है। तो ये रहा कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग। इसके साथ साथ हम जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की जो डेफिनेशन दी गई है वो डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब ये रही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन, रीड कर लेते हैं हम। कॉन्स्टिट्यूशन में बी सेड टू बी अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस फॉर प्रॉपर गवर्नेंस। क्या कह रहे हैं दोस्तों कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है या क्या हो सकता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे डॉक्यूमेंट को कहा जा सकता है जिसमें लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो फॉर प्रॉपर गवर्नेंस। जिस डॉक्यूमेंट में कायदे कानून हो, किसके लिए? सही तरीके से, सुचारू रूप से, प्रॉपर गवर्नेंस के लिए, है ना, सही तरीके से गवर्नेंस चल सके, इसके लिए कायदे कानून बनाए गए हो, ऐसे डॉक्यूमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा सकता है। तो आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई हो। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रिटर्न एंड लार्जेस्ट। ठीक है, ये है रिटर्न और लार्जेस्ट। मीन्स यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो रिटर्न है ना, और साथ ही साथ क्या है, लार्जेस्ट है, मतलब विस्तृत है। रिटर्न मतलब देखो, कई देशों के जो संविधान होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि कुछ लिखित होते हैं, कुछ नहीं लिखित होते हैं ना, कुछ अनरिटन होते हैं, कुछ रिटर्न होते हैं। लेकिन जो हमारी भारत हमारी जो कंट्री है, इन्होंने रिटर्न जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, एडॉप्ट किया है। ओके, इसके बाद में रिटर्न के साथ साथ हमारा जो संविधान है वो क्या है, लार्जेस्ट भी है, विस्तृत भी है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी डिटेल में हर एक चीज़ की इसमें क्या दी गई है, डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है हमारी कंट्री के प्रॉपर गवर्नेंस के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ ही जो नेक्स्ट इसी के अंदर जो रिटर्न एंड लार्जेस्ट का जो पॉइंट है वो ये है कि ड्राफ्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो किस ड्राफ्टेड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, जो उनकी टीम थी, उन्होंने इसको क्या किया है, तैयार किया है। क्या किया है, तैयार किया है। काफ़ी लोगों का इसको बनाने में सहयोग था, है ना।
टीम्स बनी गई थी और अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि 300 के करीब क्या थे इसमें पीपल्स, लीडर्स, ये सब क्या थे, इन्वॉल्व थे। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा इसको ड्राफ्ट किया गया था। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो पॉइंट ये है कि लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में। अगर वर्ल्ड की बात करते करते हैं तो सबसे लार्जेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो कौन सा है, हमारा भारतीय संविधान है। अब लार्जेस्ट होने के कारण क्या है इसमें, तो ये देख लेते हैं। पहला है 395 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स, 22 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, टोटल 395 आर्टिकल्स है, जो कि अब कुछ बढ़ चुके हैं, लेकिन जो हमारे जो मेन संविधान में जो आर्टिकल्स है वो कितने हैं, 395 है, जिसमें 12 शेड्यूल्स है। ओके, अनुसूचियाँ दी गई है, और ये जो अनुसूचियाँ हैं और ये सब चीज़ें कितने पार्ट्स में डिवाइड की गई है, तो वो 22 पार्ट्स में क्या हुआ है, डिवाइड किया गया है, कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो है रिटर्न एंड लार्जेस्ट। तो आइए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो चलते हैं जल्दी से हमारे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो हमारी जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रिजिड, रिजिड सो ऑल्सो फ्लेक्सिबल। ठीक, देखिए यहाँ पे दो जो वर्ड्स दिए गए हैं, पहला है रिजिड और दूसरा है फ्लेक्सिबल। तो आपको ध्यान रखना है कि जो रिजिड होता है वो होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है कठोर, है ना, जो आसानी से बदला नहीं जा सकता, ठीक है। और एक होता है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मीन्स आसानी से जिसको चेंज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, रिजिड सो ऑल्सो फ्लेक्सिबल। हमारा जो भारतीय संविधान है वो कठोर है, लेकिन उसके साथ साथ हमें इसमें सुविधा भी दी गई है फ्लेक्सिबिलिटी की, ठीक है। कठोर होने के साथ साथ, मतलब कठोरता से यहाँ पे मीनिंग ये है कि आसानी से हमारे नियमों को बदला नहीं जा सकता, लेकिन इसके साथ साथ फ्लेक्सिबल मीन्स कि आगे भविष्य में कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती है जिसमें संविधान में कुछ परिवर्तन करने बहुत ज़रूरी है, तो वो परिवर्तन हम क्या कर सकते हैं। इसमें बहुमत होते हैं अलग अलग तरह के, जो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से हम संविधान के जो अमेंडमेंट्स है ना, जो अमेंडमेंट्स है, मतलब जो संशोधन है, वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे जो अमेंडमेंट्स है, जो संशोधन है, वो हम कुछ 3 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जो पहला जो तरीका है वो है सिंपल मेजोरिटी। पहला तरीका क्या है, सिंपल मेजोरिटी, जिसको साधारण बहुमत कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो कुछ और चीज़ें होती है वो है स्पेसिफिक मेजोरिटी, ठीक है। और थर्ड जो होती है वो स्पेसिफिक मेजोरिटी विद अ कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 50 नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा है कि कुछ तो साधारण बहुमत होते हैं, जो कुछ जो अमेंडमेंट्स है वो क्या करते हैं, साधारण बहुमत के आधार पर हो जाते हैं। कुछ कुछ जो अमेंडमेंट्स है उसमें स्पेसिफिक मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसके बाद में जो कुछ जो बचे हुए जो अमेंडमेंट्स है, उनके अंदर जो हमारा जो संसद होता है, ठीक है, जो हमारा संसद होता है उसमें जो स्पेसिफिक मेजोरिटी की ज़रूरत होती है, और उसके साथ साथ जो होते हैं 50%, एटलीस्ट 50% जो नंबर ऑफ स्टेट्स का क्या होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए, उनका भी क्या होना चाहिए इसमें, बहु मीन्स उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तब जाके कहीं पर हमारे यहाँ पर क्या होता है, कोई भी जो संशोधन है, ठीक है, वो किया जा सकता है। तो समझ में आ गया। तो हमारे यहाँ पर जो संविधान की जो दूसरी विशेषता है वो क्या है, दूसरी विशेषता है रिजिड और सो ऑल्सो फ्लेक्सिबल, ठीक है। जो हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सोवरिन स्टेट। ओके दोस्तों, तो सोवरिन स्टेट होता क्या है, ठीक है। तो हमारे भारतीय संविधान ने सोवरिन स्टेट को क्या किया है, हमारे संविधान में क्या किया है, स्वीकार किया है। इसके अनुसार यह बात तय की गई है कि भारत के जो भी नेशनल इंटरनेशनल जो भी पॉलिसीज़ होंगी, है ना, जो भी मुद्दे होंगे, उसको भारत क्या करेगा, अपने तरीके से सॉल्व करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। और कोई भी फॉरेनर कंट्री का यहाँ पर हमारे भारत में इंटरफेयर नहीं होगा,
ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अकॉर्डिंग यही है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया है नो फॉरेन रूल। ओके, नो फॉरेन रूल मतलब कोई भी फॉरेन कंट्री हमारे यहाँ पर आकर शासन नहीं कर सकती है, ना ही हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी मैटर्स है हमारे कंट्री के, उस पर बोलने का भी अधिकार किसी कंट्री को नहीं रहेगा। यह अधिकार केवल भारत को रहेगा। ठीक है, इसके बाद इंडिया हैव ओन पॉलिसी ऑन इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, किसी भी देश के साथ भारत को व्यापार करना है नहीं करना है, अदर इससे रिलेटेड कोई भी पॉलिसीज़ जो रहेगी उसके ऊपर सिर्फ किसका अधिकार रहेगा, इंडियन गवर्नमेंट का या भारत का सिर्फ क्या रहेगा यहाँ पर अधिकार रहेगा बोलने का और निर्णय लेने का। ओके दोस्तों, जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, फेडरल का अर्थ होता है संघ। ठीक है, फेडरल का अर्थ क्या होता है, संघ। तो हमारा जो भारत है इसको, ये है तो एक देश लेकिन इसमें अलग अलग स्टेट्स में इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। और इसके साथ साथ जो पावर्स है, ठीक है, जो पावर्स है वो एक ही जगह ना रखते हुए उसको सेंट्रल और स्टेट में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दी गई है। मतलब जो पावर्स होंगी वो क्या रहेगी, सेंट्रल में भी रहेगी और स्टेट में भी रहेगी। इसके साथ साथ ही जो भी इनका जो भी एरिया रहेगा, जैसे सेंट्रल का जो भी एरिया रहेगा उसमें सेंट्रल को अपने डिसीजन लेने के लिए क्या है, पूरी तरीके से फ्रीडम है। और इसके साथ साथ स्टेट में भी जो भी मैटर्स रहेंगे तो उनको क्लियर करना किसका काम रहेगा, स्टेट का काम रहेगा। इसके और शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हुई है वो हुई है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसमें ये सारी डिटेल दी गई है और इसी से क्या होता है, हमारा जो भी सेंट्रल का जो वर्क होता है, स्टेट का जो वर्क होता है, वो इसी के आधार पर क्या होता है, चलता है, या फिर इसी के आधार पर ये लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। लेकिन एक और बात बता दें आपको दोस्तों कि यहाँ पर कभी अगर सेंट्रल और स्टेट में कभी डिस्प्यूट हो जाते हैं, मान लीजिए कोई मैटर ऐसा है जिस पे सेंट्रल का अलग व्यू है ना, और स्टेट अपनी बात अलग तरीके से रख रहे हैं, तो ऐसे ऐसे टाइम पर क्या हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। तो ऐसे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का जो एक अधिकार है वो हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। ठीक है, ऐसे मैटर्स कभी भी, जैसे सेंट्रल और स्टेट में कभी भी जो डिस्प्यूट्स होते हैं ना, जो मतभेद होते हैं, ऐसे टाइम पे सुप्रीम कोर्ट क्या करती हैं, निष्पक्ष क्या करती हैं, अपना डिसीजन लेती है। और ये अधिकार किसको दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को संविधान के द्वारा दिया गया है। और एक और बात है कि जो ये सुप्रीम कोर्ट होता है ये क्या होता है, एक तरीके से रक्षा करता है किसकी, संविधान की। ठीक है, संविधान तो बना दिया गया है लेकिन वो उसका पालन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये सब ध्यान रखने का काम किसका होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है। तो यहाँ पर जो हमारा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंप्लीट होता है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पर, और जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी हमने देखा, क्या देखा हमने, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें हमने देखा था कि यहाँ पर क्या है, अलग अलग स्टेट्स में क्या है, इंडिया डिवाइड रहेगा। ठीक है, लेकिन अब जो नेक्स्ट है ये वाला जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि यहाँ पर जो है भारत, यहाँ पर क्या रहेगी, संसद रहेगी। ठीक है, संसदीय, इसको बोलते हैं संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, यहाँ पे संसद रहेगी। ठीक है, इसके साथ साथ जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है ना, इसमें क्या रहता है, पावर्स इज वेस्ट इन अ काउंसिल मिनिस्टर। ठीक है, जो पावर्स होती है हमारे देश में वो सबसे ज़्यादा, ठीक है, वो किसके पास होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है। ठीक है, जो भी पावर्स होती है। ठीक है, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव जो वर्क होता है वो किसके द्वारा पूरा किया जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, और हमारे देश के संविधान के अनुसार जो काउंसिल मिनिस्टर होते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, और प्रेसिडेंट होते हैं राष्ट्रपति, लेकिन वो नाम मात्र के नॉमिनल क्या होते हैं, हेड होते हैं, शासक होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन इन केस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन पार्लियामेंट। ठीक है, जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर है, मतलब यही जो मैंने आपको बताया कि जो देखो
क्या होता है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनकर आती है, ठीक है, और उसके बाद में अगर पार्लियामेंट में उनके पास में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, उनको क्या करना पड़ता है, रिज़ाइन देना पड़ता है। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया गया है, जिसमें पावर्स जो होती है वो काउंसिल मिनिस्टर के पास होती है, मिनिस्टर्स के पास होती है। तो आई होप आप सभी को ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ये अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत जल्द आपके पास आ जाएगा, जिसमें और जो बची हुई कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, है ना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you for watching my video. Have a great day.